Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is some major functions of skeletal systems. तो 5 फंक्शंस हैं स्केलेटल सिस्टम के, चाहे वो किसी भी किस्म का स्केलेटन है, हाइड्रोस्टेटिक है, एक्सोस्केलेटन है या एंडोस्केलेटन। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकली एंडोस्केलेटन के रेफरेंस से है, जो हमारे अंदर भी पाया जाता है, यानी बॉडी के अंदर की तरफ ढांचा जो पाया जाता है उसके बारे में, तो उसके रेफरेंस से ही है। पहले तो है सपोर्ट एंड शेप, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, मिनरल होम्योस्टेसिस है, ब्लड सेल प्रोडक्शन है। ये 5 जो है मेजर फंक्शंस या रोल प्ले करता है स्केलेटन। तो सपोर्ट एंड शेप हमारी बॉडी को सहारा देता है और शेप प्रोवाइड करता है। जो हमारे चेहरे की बनावट है, बाजू टांगों की बनावट है, तो ये शेप ये हमारा स्केलेटन प्रोवाइड करता है। तो बोन सपोर्ट करती है सॉफ्ट टिश्यूज़ को, यानी सपोर्ट हमारी बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को ये सपोर्ट देती है और एंड सर्व्स एज अटैचमेंट साइड्स। और हमारे मसल जो हैं ये बोन्स के साथ अटैच है। फॉर मोस्ट मसल्स प्रोवाइड शेप, फिर शक्ल बनाती है टू द बॉडी को शेप देती है। दूसरा प्रोटेक्शन है, बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं क्रिटिकल इंटरनल ऑर्गन्स, जो नाजुक अंदरूनी अज़ा हैं, जैसे ब्रेन है, इसको स्कल या खोपड़ी प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कार्ड जो है इसको रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट करती है। हार्ट और लंग्स को हमारी रिब्स या पसलियाँ जिसको उर्दू में कहते हैं ये प्रोटेक्ट करती है। फिर मूवमेंट्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स अटैच होते हैं बोन्स के साथ और ये मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट में। फिर मिनरल होम्योस्टेसिस, हमारी बोन्स के अंदर मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, स्टोर हाउस का काम करते हैं। तो हमारी बोन्स स्टोर करती हैं इन मिनरल्स को, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम, पोटाशियम वगैरह। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ये बॉडी की डिमांड के मुताबिक इसको दोबारा वापस ब्लड के ज़रिए रिलीज़ भी करती हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए ये कंट्रोल किया जाता है। तो बोन्स के रिलीज़ और टेकअप, यानी रिलीज़ भी करती हैं और जायद जो होगा उसको टेकअप करके स्टोर भी करती हैं टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। फिर ब्लड सेल प्रोडक्शन है, ये शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स हमारी रिब्स होगी, रीढ़ की हड्डी होगी, ये इनके अंदर रेड बोन मैरो होता है, तो ये रेड ब्लड सेल्स भी बनाते हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी बनाते हैं। तो ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। और ब्लड सेल्स भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की किस्म है विद इन द सर्टन बोन्स, यानी ये शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स में बनता है। तो ये सब मेजर फंक्शंस हो गए। उसके बाद फिर 2 किस्में हमने पढ़ ली थी, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। अब ये एंडोस्केलेटन जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, तो ये प्राइमरीली बना होता है 2 तरह के टिश्यूज़ का, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, कार्टिलेज ज़रा फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे कान के अंदर हमारी जो नरम हड्डी है, यानी जिसको करी हड्डी कहते हैं, या नाक के सामने वाली नरम हड्डी है, ये कार्टिलेज है। बाकी जो हड्डियां हैं सख्त किस्म की उनको बोन्स ही कहेंगे। बोथ बोन एंड कार्टिलेज ये टाइप्स हैं रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़ की, और दोनों ही लिविंग सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और एम्बेडेड इन मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन। तो ये लिविंग सेल्स हैं और मैट्रिक्स, यानी इनके इर्द गिर्द जो मटेरियल है वो प्रोटीन इन नेचर होता है, जिसको कोलाजन कहते हैं। अगर बोन के स्ट्रक्चर्स याद है तो हमने तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। इमेजेस चलें ये देखते हैं। तो ये अंदर इसके स्ट्रक्चर्स शो किया हुआ है, ये इस तरह से, ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये इसका बोन मैरो है बीच में, कम्पैक्ट बोन बाहर की तरफ होती है, सॉफ्ट एंड स्पंजी बोन्स इनसाइड होती है। तो ये
मैट्रिक्स जो इर्द गिर्द इसके मटेरियल है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं वो प्रोटीन इन नेचर है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन इसके रेफरेंस से। फिर बोन क्या है? मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे ज़्यादा रिजिड या सख्त किस्म का कनेक्टिव टिश्यूज है। कोलाजन फाइबर्स जो हैं जो जिनमें ये पाए जाते हैं इनको मज़ीद हार्डन किया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट को डिपॉजिट करके, यानी हड्डियों में कोलाजन फाइबर्स के इर्द गिर्द कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट कर दिया जाता है जिससे हड्डियाँ और सख्त हो जाती हैं। बोन्स सपोर्ट करती हैं हमारे आर्म्स को और हमारी लेग्स को, जो लॉन्ग बोन्स भी कहलाती हैं। इनके outer shells ऑफ कम्पैक्ट बोन है जबकि अंदर स्पॉन्जी बोन्स हैं, यानी इनके बाहर की तरफ कम्पैक्ट बोन होगी और ये अंदर की तरफ स्पॉन्जी बोन होती है। तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। फिर इसके अंदर बीच में बोन मैरो होता है। बोन मैरो भी दो तरह का है, येलो और रेड बोन मैरो पसलियों में और रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं, बाकी येलो होता है। तो कम्पैक्ट बोन्स हो गई विद स्पॉन्जी बोन्स इन द इंटीरियर। कम्पैक्ट बोन डेंस होती है, ज़्यादा सख्त होती है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है और अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है क्योंकि मसल जो हैं बाहर से ही इसके साथ अटैच होते हैं। तो ये मसल्स अटैचमेंट इनके मखसूस जगह पे होगी, यानी यहाँ पे मसल्स की अटैचमेंट के लिए इनके अरेंजमेंट्स होती है। जबकि स्पॉन्जी बोन्स लाइट होती हैं, ब्लड वेसल्स इनमें पाई जाती हैं और हाईली पोरस होती हैं। तो इनको अगर देखें तो ये हाईली पोरस हैं, यहाँ पे कुछ रास्ते होते हैं जिनके ज़रिए से ये ब्लड वेसल्स इस स्पॉन्जी बोन्स के अंदर चली जाती हैं, बल्कि नर्व्स भी चली जाती हैं जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं। तो फिर इसके बीच में बोन मैरो है। कैविटीज ऑफ स्पॉन्जी बोन्स कंटेन्स बोन मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विद बोन। बोन्स के मतलब 3 तरह के सेल्स हैं। बोन फॉर्मिंग यानी हड्डी बनाने वाले, इनको ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे। ये इन्होंने शेप दी हुई है बोन्स की, ये हड्डी बनाने वाले हो गए। मेच्योर बोन सेल जिनको एक्चुअली हम हड्डियाँ कहते हैं, बोन हड्डियों वाले सेल। तो मेच्योर बोन सेल इनको ऑस्टियोसाइट्स नाम देते हैं। तो ऑस्टियोसाइट्स की शेप दी हुई है। फिर बोन डिज़ोल्विंग सेल्स, बोन को डिज़ोल्व करने वाले, ख़त्म करने वाले, ये ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ये भी साथ काम करते हैं जहाँ पे अगर फ्रैक्चर वगैरह हो जाए इस दौरान में ये बड़े एक्टिव होते हैं। तो ये 3 तरह के सेल्स, इनको अंडरलाइन कर लेना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना है। फिर डेवलपमेंट के दौरान जब बच्चे छोटे होते हैं और फिर आस्ता आस्ता ग्रो करते हैं तो उनकी हड्डियाँ नरम होती हैं, यानी बोन को फिर रिप्लेस करती है, यानी कार्टिलेज होती है पहले, नरम हड्डियाँ होती हैं, वो फिर बोन बनती हैं, यानी बोन्स इन कार्टिलेजेस को रिप्लेस करती हैं। इसमें ऑस्टियोक्लास्ट रोल प्ले करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? बोन डिज़ोल्विंग सेल्स हैं, ये कार्टिलेज को डिज़ोल्व करते जाएंगे और उसकी जगह पे बोन सेल ऑस्टियोब्लास्ट फिर ऑस्टियोसाइट्स जगह लेते जाएंगे। तो ये डिज़ोल्व करेंगे कार्टिलेज को और बोन बनाएंगे। देन ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे, रिप्लेस करेंगे बोन के साथ, फिर इनको बोन्स ग्रो करेंगी और मैट्रिक्स ऑफ बोन्स इज हार्डन्ड एंड द ऑस्टियोब्लास्ट, जो ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ये ग्रेजुअली एंट्रैप होते जाएंगे कैल्शियम फॉस्फेट में और मजबूत होते जाएंगे और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इनको ऑस्टियोसाइट्स नाम देंगे। अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज ये काफ़ी नरम होती है बोन की निस्बत, जैसे कान की हड्डी है। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की है, ये एंड्स, बोन्स के एंड्स पे पाई जाती है मुख्तलिफ हिस्सों में बॉडी में, बल्कि इस बोन के ऊपर ये जब ये जॉइंट होंगे, जहाँ पे जोड़ होंगे, वहाँ पे ये हड्डी को इस तरह से कवर करके रखती है ताकि 2 हड्डियों के बीच में जहाँ पे जॉइंट है रगड़ ना पैदा हो, प्रोटेक्शन देती है, यानी प्रोटेक्टिव रोल भी प्ले करती है। तो बोन्स एट द जॉइंट्स एंड आल्सो सपोर्ट द फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ नोज, नाक का अगला हिस्सा, एक्सटर्नल एयर, कान का बैरूनी हिस्सा। द लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कार्टिलेज
के लिविंग सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहेंगे। बोन्स के जो मेच्योर बोन्स हैं वो ओस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। साइट्स उसमें भी आता है लेकिन वो ओस्टियो है और ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। तो ये सिक्रीट करते रहते हैं फ्लेक्सिबल इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स, जो इर्द गिर्द सेल्स के जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, तो मैट्रिक्स कोलेजन ये सिक्रीट करते रहते हैं और जितना कोलेजन सिक्रीट होता जाएगा ये उतनी हार्ड होती जाती है। दैट्स नॉट दी कॉन्ड्रोसाइट्स। नो ब्लड वेसल पेनिट्रेट इनटू द कार्टिलेज। बोन के तो अंदर जो स्पंजी बोन है वहाँ पे तो ब्लड वेसल्स जाती हैं, लेकिन इसमें ब्लड वेसल्स एंटर नहीं हो सकती। यानी कान की अगर बात करेंगे, कान के ऊपर जो स्किन है उसमें तो ब्लड सप्लाई है, लेकिन अंदर जो कार्टिलेज है, करी हड्डी या नरम हड्डी है, उसमें ये सप्लाई नहीं होगी। तो ये लिविंग सेल्स हैं तो इनको सप्लाई कहाँ से मिलती है? एक्चुअली ये स्किन ही प्रोवाइड करती है। अगर ये कार्टिलेज जॉइंट्स पे है तो जॉइंट्स में भी सप्लाई इसी तरह से इर्द गिर्द वाले सेल्स ही इसको फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इन लिविंग सेल्स को कार्टिलेज के। तो इनमें खुद जो है ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं करती। फिर आगे ये 3 तरह की हैं, लेकिन यहाँ पे 2 इन्होंने मेंशन किए हैं, हाइलीन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस का सिर्फ नाम ही दिया हुआ है। बहरहाल हाइलीन कार्टिलेज ये मोस्ट अबंडेंट टाइप है ह्यूमन बॉडी में, फाउंड एट द मूवेबल जॉइंट्स, यानी नी जॉइंट्स हो गया, एल्बो जॉइंट्स हो गया, ये जितने भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वगैरह हैं या हिंज जॉइंट है वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज ये मैट्रिक्स कंटेनिंग बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स, यानी इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं कोलेजन के साथ साथ। तो ये एक्सटर्नल पिन्ना यानी कान का बरूनी हिस्सा और एपिग्लोटस, जो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पड़ा हो तो जहाँ से विंड पाइप शुरू होता है वहाँ पे एपिग्लोटस, जब हम खुराक निकल रहे होते हैं तो ये इसके आगे आ जाता है, ग्लोटिस के आगे फ्लैप की तरह का ये स्ट्रक्चर है एपिग्लोटस। फाइब्रोकार्टिलेज ये ज़रा हार्ड होती हैं, नेटवर्क की शक्ल में होती हैं और इतनी हाइलीन की तरह होती हैं, लेकिन ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। बहरहाल ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, 2 ही हैं, हाइलीन और इलास्टिक। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक एंडोस्केलेटन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।